नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कुल 195 नामों का ऐलान किया। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के ये 195 उम्मीदवार हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि 2019 के चुनाव में पार्टी की कोशिश यही रही थी। पिछली बार चुनाव की तारीखों की घोषणा के चंद दिनों के बाद ही 21 मार्च को 164 सीटों पर पहली लिस्ट में उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। तो सबसे पहले आपको बीजेपी के वो 11 दिग्गज चेहरे और बड़े नामों के बारे में बताते हैं जिनको पहली लिस्ट में जगह मिली है। तो ये तमाम वो चेहरे इस वक्त आपके सामने, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हम बात करेंगे, जो एक बार फिर से वाराणसी से उम्मीदवार है। लेकिन अगर प्रदेशों को लेकर हम बात करें, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। अपनी इस पहली लिस्ट में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद पश्चिम बंगाल को लेकर हम बात करें, 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पश्चिम बंगाल से बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं, 24 के नामों पर मुहर लग चुकी है। ऐलान आज मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों का हो चुका है। आगे बताएंगे किसका पत्ता साफ हुआ, किसका टिकट कटा। लेकिन राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 15 के नामों का ऐलान गुजरात में भी हो चुका है। राजस्थान, गुजरात, ये 2 प्रदेश है जहां पर क्लीन स्वीप किया था पिछली बार बीजेपी ने। और इस सब के बाद छत्तीसगढ़ में 11 के 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। 11 लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ से आती हैं। झारखंड में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। तो ये उस मैप को आप देखकर समझ सकते हैं कि जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के ये उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। सबके बीच बीजेपी की पहली लिस्ट में जो 195 नामों का ऐलान किया गया है, उसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। राजनाथ सिंह लखनऊ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी उम्मीदवार होंगी। तो सीधे रुख करेंगे। इस वक्त मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। लगातार वो वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। मध्य प्रदेश का जिक्र भी होगा क्योंकि वहां से 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। विपिन श्रीवास्तव से बात करेंगे। अशोक तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं और कहते भी यही हैं कि दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता कहीं ना कहीं यूपी से ही होकर गुजरता है। लेकिन सबसे पहले कुमार गौरव, सवाल आप ही से। 195 नामों का ऐलान, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी की तरफ से अब फिर यही कहा जा रहा है कि दरअसल यही तो मास्टर स्ट्रोक है, ऐसे ही तो मोमेंटम बनता है, ऐसे ही तो हवाएं चलती हैं। देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली में काफ़ी सर्द हवा भी चल रही है और बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक तो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव के ऐलान से पहले 195 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है बीजेपी ने। और जाहिर तौर पे कॉम्बिनेशन आप देखिए, कॉम्बिनेशन कितना एक बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है कि 27 एससी हैं, इसमें से 18 एसटी हैं, 57 ओबीसी हैं, 28 महिलाएं हैं और 47 युवा उम्मीदवार हैं जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं। साथ ही साथ जो एक बीजेपी में कहा जाता था, लगता है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी इस बार थोड़ा नरमी दिखा रहे हैं, नरम दिल हो गए हैं, क्योंकि 2019 में 30-35% टिकट उन्होंने काटा था। आज उत्तर प्रदेश की जो सूची आई है उसमें काफ़ी कम सीटें काटी गई है। जो ओवरऑल 195 सीटों की बात कर ले तो 30% के हिसाब से 57 से 60 सीट कटने चाहिए थे। ये संख्या, कटने वालों की संख्या उतनी नहीं है। काफ़ी रहम दिल हुए हैं अपने तमाम सांसदों पे, वर्तमान सांसदों पे, जिनकी 75 साल से ज़्यादा उम्र है उनको भी टिकट मिला है, जिनका 3 बार टर्म पूरा हो चुका है उनको भी टिकट मिला है। और मंत्री तो 34 एमओएस और केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो रिपीट हुए हैं। जबकि पिछली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था, मजाक में कहा था कि मैं तो आ रहा हूं, आप लोगों का नहीं मालूम कि आप लोग आएंगे कि नहीं। लेकिन आज जो सूची आई है उसमें ये जरूर एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं पुराने चेहरों पे बीजेपी इस बार नया ज़्यादा भरोसा दिखाते हुए नजर आ रही है। यहाँ
दिल्ली जैसी जगह है जो कि हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि बीजेपी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ वो बार बार चीज़ों को ट्राई करती रहती है, और दिल्ली में उसका नतीजा देखने को मिला है। जितने सीटों का ऐलान हुआ है 5, उसमें से एक ही सांसद यानी कि मनोज तिवारी, जो बीजेपी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। बाकी जगहों पे नए नए चेहरे को उतारा गया है। आप हर्षवर्धन कुमार गौरव, चूंकि दिल्ली का आपने जिक्र कर दिया, देश की राजधानी जहां पर से 7 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो पहले जरा सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि दिल्ली में किसको मौका मिला है और किसका टिकट कटा है। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है दिल्ली से बीजेपी की तरफ से। मनोज तिवारी अपनी सीट बचाने में, या कहें कि दोबारा से दावेदारी हासिल करने में कामयाब रहे। 2019 में जीते थे, 2024 में एक बार फिर से उम्मीदवार बना दिए गए। लेकिन चांदनी चौक की जो सीट है वहां से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया है, और प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नई दिल्ली सीट एमओएस हैं। मीनाक्षी लेखी 2019 में लोकसभा चुनाव जीती थी, एमओएस बनाई गई, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। बीजेपी की बड़ी नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने मौका दिया है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट काटा गया है और यहां से चेहरावत उम्मीदवार बनाई गई हैं। रामवीर सिंह बिदूड़ी उम्मीदवार हैं साउथ दिल्ली से। रमेश बिदूड़ी का टिकट इस बार काट दिया गया है। रमेश बिदूड़ी चर्चा में आए थे, कैसे बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली को संसद में उनकी तरफ से जो शब्द कहे गए थे, तीखी आलोचना उनकी हुई थी। पूर्वी दिल्ली से कौन उम्मीदवार होगा, सवाल इसको लेकर, क्योंकि गौतम गंभीर तो राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और अपनी दावेदारी नई दिल्ली सीट से सामने आने के बाद बांसुरी स्वराज ने क्या कहा, उनकी पहली प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को बनाया है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कोर्ट रूम में आप दलीलें देती थी, मैंने कई बार आपको यहाँ भी इंटरव्यू लिया है एक अधिवक्ता के तौर पर, लेकिन आज नई दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कैसा महसूस कर रही हैं? जी, कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का, प्रदेश में संगठन महामंत्री पवन राणा जी का, प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी का, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी का, और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, संगठन का, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान करा है। ये जो नई दिल्ली लोकसभा सीट है, एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, बहुत बड़ी लेगेसी भी है। सुषमा स्वराज जी भी वहाँ से चुनाव लड़ी हैं, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, मैं जानती हूँ कि माँ का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, वो जहाँ पर भी होंगी बधाइयाँ ले रही होंगी, लेकिन हाँ, एक दायित्व है जिसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निभाएगा, और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा है, ऐसे में आप उनसे मुलाकात करेंगी, उनका पूरा सहयोग भी मिलेगा, उसके लिए आश्वस्त हैं? जी, मीनाक्षी दीदी का मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, इसका मुझे पूर्ण आश्वासन है, और उनके यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए समय में पहले ही मांग चुकी हूँ। तो ये है बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी और साथ ही साथ अधिवक्ता, और नई दिल्ली से अब बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। कैमरामैन कालिकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। सीधे रुख करेंगे मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक तिवारी, विपिन श्रीवास्तव से भी बात करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन पहले गौरव से ले ले, क्योंकि दिल्ली से ही बने हुए हैं और दिल्ली का जिक्र भी हो रहा था। दिल्ली 5 में से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे जो दावेदारी आई है। देखिए, बिल्कुल पहले से भी ये चर्चा थी कि 4 से 5 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 6 सांसदों के न टिकट कट जाएं, क्योंकि दिल्ली एक तरह से प्रयोग स्थली के तौर पे बीजेपी इस्तेमाल करती है, और बार बार आप देखते होंगे 1-2 सीटों पर कहीं ना कहीं कोई स्टार पावर को ले आती है या कोई क्रिकेटर है उसको लेके आती है। तो चर्चा लगातार पहले से भी थी कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो नए सिरे से होगा। जाहिर तौर पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 2 टर्म से सांसद थे, तीसरी बार उनको मौका नहीं मिला है, जबकि यंग है, उनकी जगह कमलजीत सहरावत को मिला है। शायद चूंकि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने अपनी रणनीति बाद में बदली, और उसके बाद जो लोकल एक महिला को वहां से उम्मीदवार बनाने की सोची, क्योंकि हो सकता है कि चूंकि 2 टर्म रहने की वजह से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की
को खुद ही लोकल स्तर पर कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ हो, तो ये एक बात हो सकती है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री रही हैं, नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी MOS हैं, 2 टर्म उनका भी हो चुका था। जाहिर सी बात है दिल्ली में जो गठबंधन हुआ है उसे देखते हुए उस सीट पर भी नए चेहरे को मौका दिया गया कि मोदी के नाम पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल जो सांसद है उसके नाम पे हो सकता है, इसलिए वो भी टिकट बदला गया। हर्षवर्धन केंद्रीय मंत्रिमंडल से पहले भी हटाए गए थे और माना जा रहा था कि उनकी जगह किसी लोकल व्यक्ति को, या जो व्यापारी वर्ग, चूंकि चांदनी चौक व्यापारी वर्ग का इलाका है तो प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। तो जाहिर तौर पर इसी तरह से रमेश बिधूरी, दो जो बातें हैं, एक बात जो प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने कहा था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी को लेकर जो बयान दिया था, जो भोपाल से सांसद थी जिनका टिकट कट गया है, उनके बारे में कहा था कि उनको मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शायद यही चीज रमेश बिधूरी के साथ हुआ है। बसपा सांसद दानिश अली के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, धार्मिक लेवल पे जो बातचीत हो गई थी सदन के अंदर, शायद प्रधानमंत्री को यह नागवार गुजरा है और प्रधानमंत्री ने बिधूरी का टिकट काटकर, रमेश बिधूरी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूरी को दिया है जो कि LOP हैं, और उधर साध्वी प्रज्ञा का भी टिकट काटा है। तो कहीं ना कहीं PM ने यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि बदजुबानी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसी तरह से खासकर बहरहाल दिल्ली की अगर बात करें तो प्रयोग स्थली बीजेपी की रही है, और जो गठबंधन हुआ है उसे देखते हुए इन सीटों में बदलाव करना जरूरी। लेकिन अभी भी 2 सीटें रह गई हैं जिस पर एक पर राजनीति के पिच से रिटायरमेंट लेकर एक बार फिर से क्रिकेट की पिच पर लौट रहे हैं गौतम गंभीर। तो पूर्वी दिल्ली से कौन होगा और उधर दूसरी रिजर्व सीट से कौन होगा? लेकिन चूंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो अशोक तिवारी का रुख करेंगे लखनऊ से। राजनाथ सिंह एक बार फिर से वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं अशोक, लेकिन अभी भी कुछ सीटें हैं जिनको बीजेपी ने टच नहीं किया। आसपास की सीटें तो घोषित कर दी, लेकिन बाकी कैसरगंज को लेकर मेरा सवाल है आपसे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा? इधर दिल्ली से सटी गाजियाबाद सीट को लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। इधर जो गठबंधन के सहयोगी हैं उन्हें क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपने किया राजनाथ सिंह जी को लेकर, तो वो लखनऊ की सीट से लोकसभा का चुनाव फिर लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इस बात की पहले से संभावना जताई जा रही थी कि लखनऊ की सीट से राजनाथ सिंह ही दोबारा लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ेंगे। दूसरा सवाल जो आपने किया कि कैसरगंज सीट से ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, तो ये जो पहली सूची 51 उम्मीदवारों की आज आप देख रहे हैं, उसमें एक बहुत चौंकाने वाला नाम है जिसको लेकर पहले से संशय बरकरार था। ये कहा जा रहा था कि हो सकता है उनका टिकट भी कट जाए। मैं लखीमपुर सीट की बात कर रहा हूं जहां से अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया गया है। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर भी बहुत सारे गंभीर आरोप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की तरफ से, तमाम सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से लगाए गए थे, और यह माना जा रहा था कि अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा तो अजय मिश्रा टेनी का टिकट काटा जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब वो विवादों में आए थे उसके बाद से ही ना उनको मंत्री पद से हटाया गया था, ना ही कोई बहुत बड़ी कार्रवाई पार्टी और संगठन की तरफ से देखने को मिली थी। तो अजय मिश्रा टेनी को टिकट देने के बाद यह संकेत तो साफ हो जाता है कि पार्टी अपना जो उनकी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता है, जिनका लोकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव है, उनका टिकट वो फिलहाल काटने नहीं जा रही है। आप देखिए कि जितने भी टिकट आज घोषित हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो मानी जा रही थी कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी फिर चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी, गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है वहां से रवि किशन को दोबारा टिकट दिया गया है। ऐसे तमाम सारे जनपद है जहां से टिकट तकरीबन रिपीट किए गए हैं। हालांकि कुछ हारी हुई सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर इस बार नए उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। मैं जौनपुर की बात कर रहा हूं जहां से पिछली बार श्याम सिंह यादव बीजेपी के बसपा से चुनाव जीते थे और उस वक्त बीजेपी ने केपी सिंह को टिकट दिया था। इस बार उनका टिकट काट के बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को टिकट दिया है जो कि बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं। ठीक इसी तरह से श्रावस्ती की अगर आप बात कीजिए तो वो सीट राम शिरोमणि वर्मा जीते थे, राम शिरोमणि वर्मा जो कि बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे। पिछली बार वहां से दद्दन मिश्रा को टिकट दिया गया था जो बसपा में रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे। इस बार उनको दोबारा न लड़ा के साकेत मिश्रा जो कि नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं उनको वहां से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और दूसरी बात, अंबेडकर नगर सीट जहां से बीएसपी के सिटिंग सांसद रितेश पांडे ने अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको टिकट वहां से दे दिया गया है। यानी कि बीजेपी की तरफ से जितनी भी सीटों पर टिकटों की उम्मीदवारी की या घोषणा की जा रही है, बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि विवाद की बात जो कही जाती है, जो बात आपने कही कि कैसरगंज सीट पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इससे ऊपर उठकर सोच रही है और वो ये सोच रही है कि कौन सी सीट पर कौन ज्यादा प्रभावी ढंग से चुनाव जीत सकता है, उसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि आप देखिए कि अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया गया है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर यह कहा जा रहा था कि ओवर एज का समीकरण काम करेगा, जो जिनकी उम्र ज्यादा हो गई उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन मथुरा सीट से हेमा मालिनी को दोबारा टिकट दे दिया गया। जी
तो बीजेपी किसी भी तरह के विवाद में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, नहीं पड़ना चाहती है, उनका संगठन नहीं पड़ना चाहता है। और यही वजह है कि जो निर्विवादित नेता हैं, जो पार्टी के पुराने नेता हैं, या जिन पर कोई आरोप भी है, और अगर वो चुनाव जीत सकते हैं तो उनको दोबारा टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। बिल्कुल अशोक, 80 सीटें हैं, 51 के नाम का ऐलान हुआ है। हालांकि कुछ सीटें सहयोगियों के पास भी जाएंगी, वो कितनी जाएंगी सबको पता है। लेकिन मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे। 29 लोकसभा सीटों में से 24 पर उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है और इनमें एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी है। विदिशा से उम्मीदवार बनाए गए, इससे पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं। विपिन श्रीवास्तव से आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पर, लेकिन पहले सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी बने हुए हैं। विपिन, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से उम्मीदवार और राजधानी भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटना। विपिन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक, विपिन से हम बात करेंगे इसको लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 लोकसभा की सीटें जीती थी। सिर्फ छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट थी जहां से बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। वहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद चुनकर पहुंचे थे। यहां तक कि गुना में, चूंकि 2019 में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में थे, इस बार बीजेपी की तरफ से 2019 में गुना हार चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार बनाए गए हैं। और जो मौजूदा सांसद हैं केपी यादव, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हैवीवेट को, दिग्गज नेता को उस वक्त हराया था, उनका टिकट यहां से काटा गया है। विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ बने हुए। विपिन, बड़े नाम हैं, एक तो शिवराज सिंह चौहान ही फिर से विदिशा से दावेदारी कर रहे हैं। 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से गुना से दावेदारी कर रहे हैं, इस बार बीजेपी से। और भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटना। विपिन, देखिए, बिल्कुल बड़े नाम है और मध्य प्रदेश में सभी की नजर थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से मुख्यमंत्री का जब पद उनके हाथ से गया, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को आखिरकार क्या जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखिए, सांसद को लेकर, अब चुनाव को लेकर उनको वो सीट मिली है विदिशा, जिस सीट से वो इससे पहले 5 बार खुद सांसद रह चुके हैं। यानी 2000 अगर बात की जाए तो 1991 में पहली बार चुनाव लड़ा था और 2004 में वो आखिरी बार, यानी 5वीं बार सांसद चुने गए थे। विदिशा जो कि बीजेपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां से न सिर्फ सुषमा स्वराज बल्कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। यानी उस सीट पर शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट इस बार कटना लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह के आए थे उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन देखिए, भोपाल से मौका मिला एक नए चेहरे को पहली बार सांसद के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ने का, जो कि अभी का जो विधानसभा चुनाव है, जो मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने रहेंगे। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 195 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से आ गए। चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है और बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर इस वक्त बल्लेबाजी करती नजर आ रही है। इस सब के बीच आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कुल कितने उम्मीदवार यहां पर उतारे गए। 195 लिस्ट में केंद्रीय मंत्री 34 है, जिनमें कैबिनेट मंत्री भी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी शामिल हैं। इसमें 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 47 युवाओं को बीजेपी ने मौका दिया है। इसमें शेड्यूल कास्ट एससी जो है उससे 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। शेड्यूल ट्राइबल यानी कि जो एसटी है उससे 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। ओबीसी से, पिछड़ा वर्ग से 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर से राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब इस सबके बीच समझिए कि दरअसल सितारे कौन से जिन पर एक बार फिर से बीजेपी दांव लगाने जा रही। सबसे पहला और बड़ा नाम
हेमा मालिनी का एक बार फिर से मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। रवि किशन गोरखपुर से चुनाव जीते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी उस सीट से सांसद हुआ करते थे। रवि किशन को एक बार फिर से दावेदारी यहां पर दी गई है। और साथ ही दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोकेंगे। एक बार फिर से बाय इलेक्शन में ये जीतकर संसद वहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे दिल्ली के सांसद जिनका नाम इस लिस्ट में आया है, जो 5 दावेदारी हुई है। 4 लोगों के बीजेपी ने टिकट यहां पर काट दे तो मनोज तिवारी दावेदारी बचाने में सफल रहे। नया नाम आप देखेंगे पवन सिंह का। बीते दिनों बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की और पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार यहां पर बनाए गए हैं। लॉकेट चैटर्जी हुगली से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। तो ये वो तमाम सितारे, वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर दांव लगाया। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक तिवारी हैं लखनऊ से, भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हैं और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से कुमार गौरव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। कुमार, सबसे पहले बात आप ही से, क्योंकि सितारों को लेकर अगर हम बात करें, मनोज तिवारी एकमात्र वो सांसद दिल्ली के बीजेपी के जो अपनी सीट बचाने में, अपनी दावेदारी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन इसके अलावा हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी एक बार फिर से भरोसा करके चुनाव मैदान में जा रही है। देखिए, बिल्कुल कम से कम अगर भोजपुरी स्टार्स की बात करेंगे तो बीजेपी ने ये दिखाया है कि उन पे उनका भरोसा अब भी कायम है, क्योंकि तमाम लोगों का टिकट चाहे तो रिपीट हुआ है या नए उम्मीदवार जोड़े गए हैं। दिल्ली आपने मनोज तिवारी की बात की, निरहुआ की बात है, रवि किशन की बात है, उनका भी सीट रिपीट हुआ है, जबकि कहा जा रहा था कि उनका सीट बदला जा सकता है। इसके अलावा एक और एडिशन जो पवन सिंह की आपने बात की, उनको भी पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बनाया है। और वो अच्छी बात यह है, पहचान की बात यह है, बड़ी बात यह है कि आसनसोल से अभी बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़कर सांसद बनकर आए हैं और इस बार भी टीएमसी के टिकट पे वो लड़ने वाले हैं। तो पवन सिंह दो हाथ करने वाले हैं, बीजेपी के ही पूर्व नेता और अब टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू से। दूसरी एक और खास बात, बिहार के आप अगर बीजेपी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो 195 में से एक मुस्लिम कैंडिडेट भी है। अब्दुल सलाम को बीजेपी ने केरल के मल्लपुरम से उम्मीदवार बनाया है। 195 में सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया गया है। अब तक 195 में नील होता था, कई बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी लोकसभा में नहीं उतारती थी। कई बार ऐसा देखा गया है, कई विधानसभाओं में भी ऐसा देखा गया है। लेकिन बिल्कुल कुमार गौरव लगातार इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन इस सब के बीच ये भी दरअसल समझिए कि 195 जो नामों का ऐलान हुआ है, किसको टिकट दिया है बीजेपी ने और किसका पत्ता साफ किया है, किसका टिकट उन्होंने यहां पर काट दिया। सबसे पहले देखिए जरा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 2019 का लोकसभा चुनाव जीती थी। आलोक शर्मा मेयर रह चुके हैं भोपाल के, उन्हें यहां पर दावेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो बयान आया था प्रज्ञा ठाकुर का, कि वो कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे, तो वो नजर भी आया है। रमाकांत भार्गव विदिशा से इनका टिकट कटा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अपनी पुरानी लोकसभा सीट विदिशा लौट गए हैं। केपी यादव कभी एक वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े खास हुआ करते थे, 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। अब गुना से एक बार फिर से अपनी दावेदारी इस बार बीजेपी की टिकट पर सिंधिया करने जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का टिकट कटा है। नागौर से ज्योति मिर्धा सांसद रह चुकी है कांग्रेस की, लेकिन 2019 का चुनाव हारी भी थी। बीजेपी ज्वाइन की थी राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले उन्होंने, और आप देखें कि टिकट यहां पर लाने में कामयाब रही है। भोपाल का रुख करेंगे, चूंकि प्रज्ञा ठाकुर का भी जिक्र हो गया, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र हो गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र हो गया। तो विपिन, जरा बताइए, मध्य प्रदेश में अब भी 5 ऐसी सीटें, छिंदवाड़ा को छोड़ दिया गया है, कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मौजूदा है मोहन यादव, उनका जो इलाका है उज्जैन, उसे छोड़ा गया। मालवा में अगर बात करें तो इंदौर की सीट भी छोड़ी गई है। राजगढ़ का भी जिक्र कहीं दिख नहीं रहा है। तो कुछ सीटों का भी छोड़ा गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटना, शिवराज सिंह की दावेदारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस बार बीजेपी के टिकट पर आना, मध्य प्रदेश का बताइए जरा हाल। देखिए, बिल्कुल पिछले दो विधानसभा जो लोकसभा चुनाव है उनका अगर नतीजे देखें तो बीजेपी यहां पर बढ़त के साथ ही आई है। 29 लोकसभा सीटों में से धीरे धीरे देखा जाए तो आखिरी जो परिणाम 2019 के आए थे उसमें बीजेपी इतनी मजबूत हुई कि 29 में से 28 सीटों पर काबिज हो गई। एक सीट, जिस सीट को होल्ड किया गया है वो छिंदवाड़ा सीट है।
कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। यहां से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, कांग्रेस से इकलौते सांसद हैं। ऐसी स्थिति में छिंदवाड़ा सीट को होल्ड करना बीजेपी का कुछ नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यहां पर जिस कैंडिडेट को उतारेंगे उसमें यह देखना बीजेपी को बेहद जरूरी होगा कि उस एक सीट को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। छिंदवाड़ा, उज्जैन, चूंकि जैसा कि मोहन यादव यहां से उनका गृह जिला कहलाता है, इसलिए उज्जैन पर अभी असमंजस बरकरार है। उज्जैन पर किसे उतारा जाए, जिन 5 सीटों की बात की जाए। दूसरी बात, साध्वी प्रज्ञा सिंह वो कैंडिडेट रही हैं 2019 की, जो न सिर्फ यहां से जीती बल्कि उन्होंने दिग्विजय सिंह जैसे कद के नेताओं को भोपाल से हराया था। लेकिन जिस तरह के बयान आए उसके बाद जो हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया इस लिस्ट में अब झलक रही है कि उनका टिकट यहां से काट दिया गया है और उनकी जगह बहुत शुक्रिया अशोक तिवारी, विपिन श्रीवास्तव, कुमार गौरव, बहुत शुक्रिया आपका बीजेपी की इस लिस्ट पर बात करने के लिए। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने यहां पर जारी कर दी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहां रुकेंगे, खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।